Good morning, students. Today we are going to learn something about our world. जो वर्ल्ड है हम लोगों का, उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें जो बीच में आती हैं उनको हम लोग देख लें। जैसे मैप क्या होता है? मैपिंग होता है कि किसी भी शीट पर जो एक्चुअल पोजीशन है किसी भी कंट्री की या किसी स्टेट की या वर्ल्ड की, उसको रिप्रेजेंट करने को हम मैप कहते हैं या मैपिंग कहा जाता है। और ये जो मैप का कलेक्शन होता है, एक ऐसी बुक होती है जहां पे ढेर सारे मैप लगे होते हैं। वहां पर आपको स्टेट का भी मैप मिलेगा, कंट्री का भी मैप मिलेगा, वर्ल्ड का भी मैप मिलेगा और बहुत सारी चीजें। जैसे आपके पॉलिटिकल मैप में जैसे कंट्रीज को दिखाया जाता है, स्टेट्स को दिखाया जाता है, सिटीज को दिखाया जाता है, उसी तरह से हम लोगों के जो आपके मैप होते हैं उसमें आपको फिजिकल फीचर्स भी दिखाए जाते हैं। फिजिकल फीचर्स में क्या आते हैं? जैसे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, इन सब चीजों को भी हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। तो फिजिकल मैप, तो ये सारे मैप का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं एटलस। तो बच्चों आप सभी के क्लासेस में देखिए एटलस चलता है ना। एटलस आपने देखा है, तो एटलस जब हम लोग खोलते हैं तो ढेर सारे मैप होते हैं और उन सब एटलस में भी हर कलर का अपना मतलब होता है। जैसे ब्लू कलर है वो वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर है वो वेजिटेशंस को रिप्रेजेंट करता है, पेड़ पौधों को करता है, ब्राउन कलर है लैंड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे आप बड़े बड़े क्लास में आते जाएंगे वैसे वैसे इन सब चीजों का मतलब समझते जाएंगे कि एटलस में कलर्स कौन से यूज किए गए हैं और क्यों किए गए हैं। तो हर कलर का अपना एक मतलब होता है। जो हमारा अर्थ है वो एक जो है आपके एक तरह से स्फीयर के फॉर्म में है और ये स्फीयर के फॉर्म में जो आपके है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब। तो ये ग्लोब होता है जो जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से मॉडल, जो कि अर्थ का मॉडल है। ये अर्थ कैसा दिखता है ग्लोब से जो है आपके हम लोग इसको जान सकते हैं। तो ग्लोब जो है अगर सपोज कर लीजिए कि जो है हम लोग रिप्रेजेंट करें कि अर्थ का सरफेस है, तो उसमें कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कि कहीं लैंड सरफेस आ जाता है, कहीं वाटर सरफेस आ जाता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो पूरे अर्थ के सरफेस को अगर हम लेंगे तो पूरे अर्थ के सरफेस का जो एरिया है, तो टोटल एरिया जो आपकी बनता है ये है 509.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है। टोटल एरिया के 70.8% पोर्शन पर लैंड पाया जाता है। लैंड सरफेस है, जमीन है। तो जमीन जो है पूरे अर्थ के सरफेस पे अगर आप देखें तो जो आपके वाटर अगर 70.8% पार्ट पे अगर हम लोग देखें तो वाटर सरफेस पाया जाता है। इसके मतलब कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज कवर्ड बाय वाटर। तो वाटर बॉडी 70.8% रीजन को कवर करती है, जबकि 29.2% रीजन पे लैंड सरफेस पाया जाता है। लैंड क्या होता है? जमीन। तो अगर हम ये कहें कि कितना पानी और कितना जमीन है पूरे अर्थ में, तो जमीन से कहीं ज्यादा पानी है, क्योंकि 70.8% पोर्शन पे वाटर है और जबकि 29.2% पोर्शन पे जो है आपके लैंड सरफेस है। अब ये सब देखिए लैंड सरफेस है, ये सब जमीन है जो दिखती है और ये सब पानी है जो कि पूरे में जो है आपके चारों तरफ ये दिखाई पड़ता है। ये सब पानी है। यहां पर भी एक पैसिफिक ओशन ये है, क्योंकि अगर अर्थ के सरफेस क्योंकि जो है आपके एक तरह स्फेरिकल है तो इसलिए उसके शेप को हम लोग ने जियोड नाम दिया है। तो अर्थ के सरफेस का नाम होता है जियोड। क्यों? क्योंकि पूरा स्फीयर तो नहीं है, पूरे गोले पे नहीं है, ऊपर से चपटा है, तो उस शेप को जियोड कहा जाता है। तो जियोड शेप है और क्योंकि ये एक तरह से अगर आप मोड़ेंगे किसी पेपर पे बना करके इसको ऐसा मोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये पोर्शन और ये पोर्शन एक ही हो जाएगा। इसीलिए पैसिफिक ओशन आपको इधर भी दिखाई पड़ेगा, इधर भी दिखाई पड़ेगा। तो ये अलग अलग नहीं है, वही चीज है। ये लेफ्ट हैंड साइड पर आप दिखाएं, चाहे राइट हैंड साइड पे पेपर को मोड़ेंगे तो
यहाँ पर आपको ये दोनों चीज एक जगह पे आ जाएगी। तो ये क्या है, तो ये वाटर सरफेस है और ये वाटर सरफेस आता है आपके इस क्वेश्चन पर। इस वाटर सरफेस में अगर हम देखें 70.8% रीजन में पाया जाता है 4 ओशंस, 4 ओशंस हैं। ओशन क्या है, एक लार्ज वाटर बॉडी जो कि आपके एक तरह से इन लैंड्स को चारों तरफ से घेरे होती है, सराउंड किए होती है। और इस 29.2% रीजन पे 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये टोटल एरिया, इन सभी कॉन्टिनेंट्स को अगर हम एरिया वाइज अगर हम कलेक्ट कर लें तो पूरे ग्लोब का, पूरे अर्थ सरफेस का 29.2% रीजन पे लैंड और ओशन आ जाएगा और 70.8% रीजन पे जो है आपके वाटर जो है आता है। अब 4 ओशंस जो हैं, जो वाटर है उसको अलग अलग ओशंस में बांट दिया गया है। तो अगर हम ओशंस की बात करें तो इधर पूरा जो रीजन है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट का पोर्शन जो है ये सब पैसिफिक ओशन है, यहां तक पैसिफिक ओशन आता है। ये पूरा यहां से अटलांटिक ओशन शुरू हो जाता है, अटलांटिक ओशन यहां तक आता है, ये अटलांटिक ओशन है, ये ऊपर तक ऐसे आता है। ये रीजन है पैसिफिक का, ये पूरा रीजन है पैसिफिक का, ये पूरा रीजन जो है आपके पैसिफिक ओशन का होता है, इधर की तरफ सब पैसिफिक ओशन। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशन की है, इसके इधर आएंगे तो ये इंडियन ओशन हो जाता है, ये पूरा इंडियन ओशन, ये पूरा अटलांटिक ओशन हो जाता है और ऊपर से ये पूरा पोर्शन ये अटलांटिक ओशन है और ऊपर अगर हम देखेंगे ये पूरा आर्कटिक ओशन है, ये पूरा रीजन आर्कटिक ओशन का है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 4 ओशंस में हमने इनको बांट रखा है और ये 4 ओशंस कौन कौन से हैं, तो एक है पैसिफिक, एक है अटलांटिक, एक है इंडियन और एक है आर्कटिक। तो पैसिफिक जो कि इधर और इधर भी है, सेकेंड वन इज अटलांटिक, थर्ड वन इज इंडियन और फोर्थ वन इज आर्कटिक ओशन। जिसमें से बिगेस्ट एरिया कौन कवर करता है, पैसिफिक। पैसिफिक सबसे बड़ा ओशन है, बिगेस्ट ओशन हम कह सकते हैं, लार्जेस्ट ओशन कह सकते हैं, और स्मॉलेस्ट हम कह सकते हैं किसको, आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन जो है आपके सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता है जो कि ओशंस में आता है। तो ये है आपके 4 ओशंस हो जाते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स अगर हम लोग देखें तो 7 कॉन्टिनेंट्स में एक आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर इसी तरह से साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हो जाते हैं। तो इसमें जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये 2 कॉन्टिनेंट ही हैं अमेरिका के, फिर यूरोप है, अफ्रीका है, फिर एशिया है, एशिया जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाता है, एशिया हो जाता है, फिर यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ये कंट्री है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज और हैं, जैसे यहीं पे है तस्मानिया और ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब मिलाकर के ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, न्यूजीलैंड भी आएगा और तस्मानिया भी आएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो जाता है और ये हो जाता है अंटार्कटिका। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पूरा जो लैंड सरफेस है जो कि 29.2% रीजन पर है, वो लैंड सरफेस 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, 7 कॉन्टिनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये रीजन हो जाता है और यहीं पर अगर हम देखें तो एशिया में ही हमारा इंडिया आता है, ये है हमारा इंडिया। तो एशिया के ही आपके पार्ट में इंडिया आता है। तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज। कंट्री
कंट्रीज का ग्रुप, जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज अगर एक ग्रुप में होती हैं और बड़े वाटर सरफेस से चारों तरफ से कवर्ड रहती हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे, जैसे इंडिया है, यहीं पर पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, नेपाल है, ये सब आप जानते ही हैं, भूटान है, इस तरह से बहुत सारे। ऊपर जाएंगे यहाँ पर चाइना, ये पूरा चाइना का पूरा रीजन हो जाता है जो कि यहाँ पर दिखाई देता है। ये जापान है, ये कोरिया का पोर्शन हो जाता है, ऊपर रशिया हो जाता है। तो ये रीजन जितने भी हैं, तो ये सब एशिया में आते हैं, ये सब एशिया के कंट्रीज होते हैं जो कि आपके यहाँ पर आते हैं। फिर वेस्टर्न एशिया में अगर हम आएंगे, वेस्टर्न एशिया में जैसे सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यमन का रीजन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, ये सब रीजन जो है आपके एक तरह से एशिया में ही आते हैं। तो एशिया जो है आपके सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट के जो है रूप में जाना जाता है। तो एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब मिल करके सब कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। बाकी 4 ओशियंस हमने आपको बताया, जिसमें सबसे बड़ा ओशियन जो है वो आपके पैसिफिक ओशियन है, सबसे छोटा आर्कटिक है। तो ये रीजन जो है आपके एक तरह से पूरा कवर होता है। तो अक्सर वर्ल्ड मैपिंग में आपको अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीजें कहां पर जो है आपके लाई करती है, क्योंकि शुरुआत में आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है और ये जानने की जरूरत पड़ती है कि कौन सी चीज कहां पर एग्जिस्ट कर रही है, कहां पे है। तो जब हम लोग पढ़ें तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया कहां एग्जिस्ट कर रहा है। इंडिया को अगर हम देखें तो ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के ऊपर है, इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके आता है। तो ये इंडिया का पोर्शन हो जाता है जो कि एशिया का एक पार्ट है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी आप लोगों के स्टार्ट होते हैं। तो मैप वर्किंग में हम लोग यही देखते हैं कि हाँ किस तरह से हम लोग मैप पर कैसे जो है हम लोग वाटर बॉडीज कहाँ पे है, कौन कौन से लैंड सर्फेसेस कहाँ पे हैं, जिनको हम कॉन्टिनेंट्स ओशियंस बोलते हैं, वो ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये मैप आप ध्यान से देख लें, इसको कई बार जो है आपके एक तरह से आउटलाइन मैप लेकर के इसको भरने की कोशिश करें। जो जो पोर्शंस दिया हुआ है उन सभी पोर्शंस को एक जगह पर जो है आपके फिलअप करें, तो अपने आप आपको जो है याद हो जाएगा खुद ब खुद। और फिर उसके बाद फिर डीपली कर, जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात होगी तो नॉर्थ अमेरिका में जैसे कनाडा की बात होगी, कनाडा यहाँ पे है, फिर उसके नीचे यूएसए है, यूएसए की बात होगी, वो कंट्रीज हो जाती है। जैसे साउथ अफ्रीका है तो यहीं पर ब्राजील देश है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, तो ये सब आपके देश हो जाते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज में जैसे अभी आपने जहाँ इटली है, ये इटली का क्षेत्र है जहाँ पे कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इटली है। फिर यहीं पर फ्रांस का पार्ट है, फिर ये स्पेन है, स्पेन के ही पर बगल में जो है पोर्टुगीज है, पुर्तगाल जिसको कहा जाता है, तो ये आपके रीजन हो जाता है। यहाँ जर्मनी हो जाता है, ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं। एशियन कंट्रीज में जैसे एशिया में इंडिया है, फिर आपका जापान है, चाइना है, कोरिया है, ये सब जो कंट्रीज होते हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सब जो है आपके कंट्रीज हो जाते हैं जो कि आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो है एक तरह से मैप वर्किंग को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिए कौन चीज कहां पर एग्जिस्ट कर रही है और किस जगह पर मौजूद है। तो इसको आप लेक्चर कई बार सुने, हेडफोन और जो है आप ईयरफोन का इस्तेमाल करिए जिससे कि वॉइस हमारी क्लियर रहे आपको, और इसको बार बार देखिए जिससे कि आपको लर्न हो जाए। और एक दो बार अगर आपने मैप पे बना लिया तो याद भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत जब आप मैप वर्किंग करेंगे तो उसमें पड़ती है। तो इसलिए अभी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मैप वर्किंग आसानी से इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे। थैंक यू।